वेलकम बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट नंबर 32 जो 9th क्लास से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 32 जो हमारी चुनाव प्रणाली पर आधारित है। तो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट नंबर 31 की थी जो चुनाव पद्धति पर ही डिपेंड थी। तो हमने कुछ चुनाव के बारे में जाना था। आइए हम आगे जानते हैं उस चुनाव के बारे में। तो देखते हैं, इस वर्कशीट के अंदर हमें चुनाव से संबंधित कुछ तथ्यों को जानना है कि वे क्या होते हैं और किस तरह से चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट बॉक्स में अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो दो तथ्य लिखे हुए हैं, एक है आम चुनाव और दूसरा है उपचुनाव। बच्चों, सबसे पहली बात है आम चुनाव क्या है। ये जनरली चुनाव के समय इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपने सुना हुआ लोगों को कि आम चुनाव होने वाला है, या इसको हम इंग्लिश में जनरल इलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन। अब जनरल इलेक्शन क्या है? आप देखेंगे कि जैसे हमारी संसद है, लोकसभा, जिसकी चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं, उसी तरह से प्रत्येक राज्यों की अपनी विधानसभाएं हैं जिसके भी चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। क्या होता है कि जब चुनाव होता है और संसद का या लोकसभा का गठन होता है, उसके ठीक 5 साल के बाद वो भंग हो जाती है, या उसे कहो भंग कर दी जाती है, और उसके बाद उसके पुनः चुनाव कराए जाते हैं। तो क्या होता है कि लोकसभा की सारी सीटों, पता है आपको लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीटों पर चुनाव होता है लोकसभा के लिए। 2 सीटें जो होती हैं वो एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित होती है, जिसका चुनाव नहीं होता। तो टोटल हमारे देश में 543 सीटों पर लोकसभा के लिए चुनाव होता है। तो ये सारे मेंबरान की एक साथ चुनाव होता है पूरे देश में, तो उसको हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। ठीक है, यानी किसी भी लोकसभा या विधानसभाओं के टर्म खत्म होने के बाद, अवधि खत्म होने के बाद एक साथ जब सभी सीटों के चुनाव कराए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। ठीक है, ये या तो एक दिन होगा, लेकिन अब हमारा देश बहुत बड़ा है तो एक दिन में तो करा पाना संभव नहीं होता, क्योंकि चुनाव कराने के लिए बहुत बड़ी मशीनरी लगती है। तो क्या होता है कि एक महीने के अंदर छोटे छोटे अंतराल पर 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंतराल करके कई चरणों में चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं उपचुनाव। उपचुनाव, इसको हम कहते हैं बाई इलेक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाई इलेक्शन। मान लो बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल के लिए चुनाव हुआ, लेकिन उसी दौरान लोकसभा का मान लीजिए 5 साल का चुनाव हुआ, उसी दौरान किसी एक सदस्य या 2 सदस्य या 4 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, या किसी मृत्यु हो गई, तो उस परिस्थितियों में वो सीट खाली हो जाता है। तो हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि वो सीट 6 महीने के अंदर भर ली जानी चाहिए। तो उस सीट पर जो चुनाव कराए जाते हैं वो केवल एक सीट के लिए चुनाव कराया जाएगा, जो सीट खाली है, या जितनी भी सीट खाली हुई है उसकी केवल चुनाव कराए जाएंगी, और उस चुनाव को हम उपचुनाव कहते हैं। बाकी सारे लोग जो चुने हुए हैं वो अपने 5 साल का टर्म पूरा करेंगे, लेकिन जो सीट खाली हुई है उसका जो चुनाव होता है उसको हम बाई इलेक्शन कहते हैं। अब एक भी चीज़ और आप तथ्य जानते रहिए कि बाई इलेक्शन के बाद जो चुना जाता है उसका कार्यकाल अब 5 साल नहीं होगा, बल्कि उस सीट का जो कार्यकाल पहले जो व्यक्ति था उसके हिसाब से 5 साल ही पूरा होगा। यानी जब मान लीजिए 543 टोटल लोकसभा के सदस्य हैं, इसमें से 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया बीच में ही 2 साल बाद, तो अब ये जो लोकसभा का टेन्योर कितना साल बचा है? अब 5 साल का टोटल होता है, अब बचा है 3 वर्ष का टेन्योर। तो यहाँ पर जो ए व्यक्ति मान लो चुना गया, तो ये अब 3 साल के लिए ही लोकसभा का मेंबर रहेगा, क्योंकि 3 साल बाद, यानी जब 5 साल बाद इस 543 लोग जो चुने गए थे लोकसभा के लिए उनका जो टर्म पूरा होगा, तो उसके साथ ही उपचुनाव में जो व्यक्ति चुना गया है उसका भी टर्म पूरा माना जाता है, और उसके बाद उसे भी चुनाव में जाना पड़ता है। तो इसे कहते हैं उपचुनाव। आइए देखते हैं और कुछ तथ्य। अगला तथ्य है चुनावी क्षेत्र। अब चुनावी क्षेत्र में
कई चीज़ होता है। पहला जैसे निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है, जैसे मान लो जनरली हमारे देश में दो बड़े इलेक्शन होते हैं, दो तरह के। एक होते हैं लोकसभा संसद के लिए, जिसमें हम संसद के लिए लोकसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। किसे चुनाव करते हैं? लोकसभा के सदस्यों का, जिसे हिंदी में या शॉर्ट में एमपी कहा जाता है। हिंदी में इसे सांसद कहते हैं। ठीक है। एमपी का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा होता है, हर राज्यों की अपनी विधानसभाएं हैं और उनमें जितना सीट होता है उनकी चुनाव होता है विधानसभाओं का। इसमें से जो लोग चुने जाते हैं उनको कहते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हिंदी में विधायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक। जैसे नहीं कहते विधायक जी चुने गए या विधायक चुने गए। जैसे आप इसी तरह जान लो कि संसद के लिए, लोकसभा के लिए जब चुने जाते हैं वो हमारे सांसद होते हैं, और जब राज्य विधानसभा के लिए कोई व्यक्ति चुना जाता है तो वो विधायक कहलाता है। तो आइए देखते हैं। अब जितने सीटों पर चुनाव होना है उससे क्या होता है कि उस क्षेत्र को उतने सीटों में, उतने भागों में बांट दिया जाता है। जैसे अब मान लो संसद के लिए चुनाव होनी है तो 543 लोगों का चुनाव होना है, तो पूरे देश को 543 एक तरह से भाग में बांट लिया जाता है, और प्रत्येक भाग के लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। तो वही जो 543 भागों में बांट दिया गया उसी को कहा जाता है निर्वाचन क्षेत्र। अब जैसे आपको जानते होंगे कि दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। वो कहाँ चुनाव होगा? दिल्ली के अंदर होगा। तो दिल्ली को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा? 70। ठीक है, ओके। तो उस चीज, एक एक सीट को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। इसको कभी कभी हम लोग आमतौर की भाषा में सीट भी कहते हैं ना, कि सीमापुरी सीट से या उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद, तो इस चीज़ को हम सीट भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ के लोग, उस क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अब लोकसभा के लिए चुनेंगे सांसद कहलाएंगे, विधानसभा के लिए चुनेंगे तो उसको विधायक कहते हैं। विधानसभा के लिए चुने जाएंगे उसको विधायक, लोकसभा के लिए चुने जाएंगे वो सांसद। मैंने अभी बताया था MP और MLA। अब दूसरे टर्म पे आते हैं, वार्ड। वार्ड क्या है? अब देखिए, मान लो पंचायत का चुनाव होना है, नगर पालिका और नगर निगम का, तो उसमें भी सीट होती है। ये निर्धारित होता है कि इस क्षेत्र से, इस नगर निगम से या नगर पालिका में इतने मेंबर चुने जाने हैं। तो जितने मेंबर चुने हो जाने होते हैं उतने भागों में बांट दिया जाता है। उसको वार्ड कहते हैं, वार्ड। और इसीलिए वहाँ से जो मेंबर चुने जाता है उसको वार्ड मेंबर भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर, या हिंदी में हम पार्षद कहते हैं। आपने सुना होगा, अपने एरिया के पार्षद का नाम पता करिए, तो उसे हम पार्षद कहते हैं। और वहाँ के लोग भी उसे अपने एक पार्षद का चुनाव करते हैं। ठीक है। ये भी एक चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है कि निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है, चाहे वो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र हो, विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हो, अथवा वार्ड का निर्वाचन क्षेत्र हो। ठीक है। आइए देखते हैं आरक्षित चुनाव क्षेत्र। अब ये क्या है? रिजर्व होता है जो आरक्षित चुनाव क्षेत्र। देखिए ऐसा है, हमारे देश जब स्वतंत्र हुआ तो जब संविधान का निर्माण किया गया तो ये कोशिश की गई कि हमारे देश से सभी लोगों का प्रतिनिधित्व संसद तक पहुँचे, क्योंकि सारी कानून संसद में बनने हैं, जो सरकारें हैं उसकी नियंत्रण संसद के द्वारा रहनी है। तो ये कोशिश की गई कि हर किसी की आवाज़ संसद तक पहुँचे। और ऐसा कब होगा? जब हर वर्ग के, हर तरह के लोग संसद में चुन करके जाएं। तो देखा गया कि हमारे देश में कुछ ऐसे समूह हैं जो अपने ऐसे नॉर्मली स्थिति में वो इस तरह से वंचित हैं कि नॉर्मल कंडीशन में उनको संसद में मेंबर के रूप में पहुंच पाना मुश्किल है। तो अगर वो नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर हो सकता है कि उनकी आवाज़ को उतना महत्व न दिया जाए और उनकी उपेक्षा हो जाए।
तो इसीलिए संसद लोकतंत्र में सबकी भागीदारी जरूरी है। इसीलिए कुछ सीटों को उन कमजोर लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई जो जो लोग संसाधन, शिक्षा और संपर्क में न होते हैं। तो उन लोगों को, जो पिछड़े लोग होते हैं, उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। तो उनको हम कहते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों से उसी कैटेगरी के लोग केवल चुनाव लड़ सकते हैं, कोई और नहीं लड़ सकता है। आपको पता है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, इन दो लोगों के लिए, दो समूहों के लिए सीटों का आरक्षण है, निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया गया है। यानी कुछ ऐसे सीट जो है निर्धारित किए जाते हैं जहां से केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं आरक्षित चुनाव क्षेत्र। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन लोगों को भी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व संसद में पहुंच सके, ताकि वो अपनी आवाज़, अपने उनकी जो भागीदारी है वो सत्ता में हो सके। आइए देखते हैं दूसरी चीज़। अगले तथ्य के बारे में बात करें तो ये है मतदाता सूची। इसके बारे में आपने सुना होगा, वोटर लिस्ट। इंग्लिश वाला नाम ज़्यादा चर्चित है। जब भी चुनाव होता है तो अक्सर लोग कहते हैं वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम है, चेक किया। तो पिछले वर्कशीट में मैंने बताया था कि 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हमारे देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव, न पढ़ाई, शिक्षा, धन, लिंग, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वोट देने का अधिकार है। तो क्या जो 18 साल से ज़्यादा हो गए उनको ऑटोमेटिकली वोट देने का अधिकार हो जाता है? हो जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ औपचारिकताएं होती है। क्या औपचारिकताएं हैं? कि हर चुनाव से पहले उस चुनाव से संबंधित मतदाता सूची अपडेट की जाती है। मतदाता सूची तो पहली बार बना दी गई है, उसे अपडेट की जाती है। अपडेट मतलब जो उस क्षेत्र के निवास करने वाले लोग जो 18 साल की उम्र पूरा कर चुके, उनका नाम जोड़ दिया जाता है, और जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम उसमें से, या वो कहीं और शिफ्ट हो गए तो उसका नाम उसमें से हटा दिया जाता है। तो इस तरह से हर क्षेत्र में एरिया वाइज मतदाता सूची तैयार की जाती है, जिसमें मतदाता सूची में क्या होता है, उस क्षेत्र में निवास करने वाले 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों का नाम होता है। समझ गए? अब देखिए, चुनाव वोट देने के लिए आपका इसमें नाम होना जरूरी है। केवल 18 वर्ष की आयु पूरी करनी जरूरी नहीं है, बल्कि नाम होनी भी जरूरी है। ये अलग बात है, उसके लिए हमें औपचारिकता करनी पड़ेगी। लेकिन ये अलग बात है कि हमें 18 वर्ष के बाद हमारा नाम जुड़वाना हमारा कर्तव्य है। जिस तरह से वोट देना हमारा अधिकार है, उसी तरह से हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें नाम जुड़वाएं। तो जब नाम जुड़ जाता है तो वो सूची अपडेट हो जाती है और उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि अब आप नाम होना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आप कोई वोट देने जाता है तो कई बार वो वापस आ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं थी। फिर वो कहा जाता है कि पहचान पत्र लाओ। तो देखते होंगे कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर आईडी बनाया है। आप सभी घरों में होगा, और आपके मदर फादर या जो बड़े लोग हैं उनके पास अवश्य होगा। तो वो वोटर आईडी होता है, जो पहचान पत्र होता है कि आप वोट डाल सकते हैं। उसे लेकर के आप वोट देने जाते हैं तो आपका नाम मतदाता सूची में होता है और आप वोट डाल सकते हैं। मान लीजिए वोटर का आई कार्ड नहीं है तो कोई भी और निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर के जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी या अन्य कोई चीज़ जो सरकार द्वारा सर्टिफाइड हो और जिस पर आपका नाम और पहचान हो, फोटो हो, ताकि वो पहचाना जा सके। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी दूसरे का वोट कोई दूसरा व्यक्ति ना डाल ले। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अगली टॉपिक है उम्मीदवारों का नामांकन। अब चुनाव के लिए ज़रूरी है कि वोट हम किसे देंगे। जब कोई चुनाव में खड़ा होता है, मेंबर होता है, उसी को तो वोट डाला जाता है। तो नामांकन करने के लिए, जैसे लोकसभा के लिए चुनाव के लिए मान लो अधिसूचना जारी कर दी गई कि भी लोकसभा का चुनाव होगा,
अभी हाल ही में 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ जिसे आपने देखा है। तो जब घोषित हो जाता है तो बहुत सारे लोग, जो लोग इच्छुक होते हैं, जिनको लगता है कि हमें चुनाव लड़ना है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बननी है, तो वो क्या करते हैं, नामांकन करते हैं। नामांकन मतलब रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा कर के वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिटेल होती है उनका अपना, और क्या के खिलाफ उनकी अपनी शैक्षिक योग्यता तो होती ही है, कितना पढ़े लिखे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आपराधिक मामला चल रहा है वो लिखना होता है, उनके पास जो संपत्ति है वो लिखनी होती है, और ऐसा करके वो अपना नामांकन प्रक्रिया पूरा करते हैं। वो ऐसा इसलिए बताया जाता है ताकि जनता को जान सके कि आपको वोट देने से पहले जनता जान सके कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितनी संपत्ति है और आपका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। अब इस नामांकन के लिए कई बार उम्मीदवार क्या करते हैं, दो तरह के नामांकन कर सकते हैं। एक तो या तो किसी राजनीतिक दल से द्वारा मनोनीत हो, जैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार होता है, कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उम्मीदवार होता है, कोई आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होता है, कोई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार होता है। ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जिन पार्टियों के से आप वो कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। अब पार्टियों से लड़ने पर क्या उनको अंतर है या फ़ायदा है कि उनको पार्टी का चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की छूट मिलती है या मिल जाता है, और उनको पार्टी क्या कहती है, समर्थन देती है। और उसको हम कई बार टिकट भी कहते हैं, नहीं कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट मिल गया है, किसी व्यक्ति को बीजेपी से टिकट मिल गया है, तो इसको कई आम भाषा में टिकट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो किसी पार्टी से उम्मीदवार के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से ही नामांकन दाखिल करे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ना चाहता बल्कि स्वयं चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ सकता है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकता है, जिसमें उसको चुनाव चिन्ह जो है उसकी इच्छानुसार कहिए या निर्वाचन आयोग जो होता है वो उपलब्ध कराता है और उस पर वो चुनाव लड़ता है। अगला टॉपिक है मतदान और मतगणना। अब मान लो उम्मीदवार भी खड़ा हो गया, अब वो प्रचार करेगा, प्रचार सब लोगों को अपना कन्विंस करेगा कि भाई हमको वोट दीजिए, क्यों वोट दीजिए वो बताएगा। इसके बाद क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव का दिन आता है, उस दिन आप देखते हैं कि मतदान केंद्र पर जाकर के मतदाता अपनी वोटर लिस्ट में नाम चेक करता है या करा जाता है, उसका आईडी देखी जाती है और उसके बाद उसको वोट देने दिया जाता है और वो अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देता है। दे दिया। अब देखिए आप इस समय वोटिंग के लिए ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, जिससे चुनाव कराना बहुत आसान हो गया है। इसके बाद आप देखते होंगे शाम को, आपने सुना होगा, न्यूज़ के माध्यम से भी देखा होगा, वो मशीनों को सील कर लिया जाता है अधिकारियों की उपस्थिति में और उसको सुरक्षित जगह रख दिया जाता है। और फिर एक नियत तारीख होती है, डेट होती है, जिस दिन उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती होती है। और जब मतों की गिनती होती है तो सभी दलों के या सभी जो उम्मीदवार हैं उनके अपने एजेंट वहां पर उपलब्ध होते हैं, मौजूद होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि वो देख सकें कि गणना सही से चल रही है और वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हर चुनाव क्षेत्र में देखा जाता है, और जिस चुनाव क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और इस तरह से उनको चुनाव आयोग द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और इस तरह से वो निर्वाचित हो जाता है एमपी, एमएलए या वार्ड पार्षद के रूप में। ठीक है, उम्मीद है चुनाव की ये प्रक्रिया आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं, प्रश्न उत्तर सेक्शन की तरफ चलते हैं। बच्चों, इतना समझने के बाद आप इन प्रश्नों का उत्तर तो आसानी से दे सकते हैं, लेकिन चलिए हम फिर भी एक बार चर्चा करते हैं कि किस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। पहला देखिए, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। सिंपल सी चीज़ें, और शुरू में ही हमने चर्चा कर दी थी इसके बारे में, इसलिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव 5 साल बाद होते हैं, तो
एक साथ होते हैं। अगर लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं तो उसको हम आम चुनाव कहते हैं। और उपचुनाव क्या है? जब कोई प्रतिनिधि, किसी सदस्य या प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होती है कोई सीट और तब वहां पर केवल उस क्षेत्र का लिए चुनाव होता है तो उसे उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। संसद और विधायक में क्या अंतर है? ये भी हमने चर्चा की थी। सांसद कौन होते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधायक कौन होते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो सांसद क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य को सांसद कहते हैं और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को विधायक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? क्या है मतदाता सूची? आप ऊपर इसमें भी देखा होगा आपने कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाले 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाती है जिनको वोट देने का अधिकार होता है। तो उसी लिस्ट को, उस सूची को, उस किताब को, उस बुकलेट को मतदाता सूची कहा जाता है। हर चुनाव से पहले इसे अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा मतदाता सूची। ऊपर इसमें है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ये प्रश्न आपके अनुसार है तो आप ही लिखें। मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा, थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि आप इसमें लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि आपका जो उम्मीदवार हो वो कैसा हो, उसकी क्या क्या योग्यता होना चाहिए, क्या कोई योग्यता होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, कि कौन सी योग्यता आप देखना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखें। मैं आपको हिंट दूंगा। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि जो है ईमानदार हो, कर्मठ हो, काम करने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, आपराधिक रिकॉर्ड वाला नहीं हो, जनता की बातों को सुनने वाला हो। तो इन सारी चीज़ों में से आप और भी जोड़ सकते हैं और अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। अपनी भाषा में लिखें कि आप क्या सोचते हैं कि उम्मीदवारों में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये वर्कशीट नंबर 32 समाप्त होता है। तो चलिए आप सभी लोग अपनी कॉपी निकालिए और इस वर्कशीट को करके अपने सर जी को भेज दीजिए। तब मिलते हैं फिर अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।